हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक साइंस का सैम्पल पेपर करेंगे। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट का जो कोड है वो है 086। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर है और टाइम 2 आवर्स का है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सभी के सभी कंपलसरी हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और ये 15 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे और सभी के सभी 3-3 मार्क्स के होंगे। और जो सेक्शन सी है उसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 4-4 मार्क्स के। ठीक है, ओवरऑल चॉइसेस नहीं रहेंगी लेकिन कुछ कुछ इंटरनल चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चंस 3-3 पार्ट्स होंगे, ए बी और सी। ए और बी तो कंपलसरी होगा और सी में चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। Li, Be, B, C, N, O, F। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब पहला पार्ट कह रहा है गिव रीज़न टू एक्सप्लेन वाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक आने में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों होता है। देखो, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज यहाँ पे आने लगता है। अच्छा, जो आउटर मोस्ट शेल होगी ये, अभी आउटर मोस्ट शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ चला आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पास आएगा और जिसकी वजह से इसका रेडियस, एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस इस वजह से घट जाता है। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई द मोस्ट। पहला है मेटालिक, मतलब जो ये हैं आपके पास जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है। तो देखो मेटालिक की पहचान कैसे होती है। अगर कोई एलिमेंट बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी टेंडेंसी है मेटालिक कैरेक्टर शो करने की। ठीक है, मतलब वो अच्छा मेटल होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करता है। अब जैसे इनमें से देखेंगे तो लिथियम है, लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अच्छा, टोटल इसमें 3 है। पहला वाला फर्स्ट शेल में और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसकी टेंडेंसी ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनने की। क्या बनने की? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी है इसमें। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आसानी से बन सकता है। ठीक है, अब ये आसानी से इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा तो ये एक अच्छा मेटल है। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किस में है? लिथियम। और नॉन मेटालिक किस में है? नॉन मेटालिक किस में होगा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा? वो है फ्लोरीन। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? फ्लोरीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट एक्स हैज़ अटोमिक नंबर 13। ठीक है, अटोमिक नंबर 13 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,3। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका, स्टेट द ग्रुप टू विच एक्स बिलोंग। अच्छा, एक्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो दिख रहा होगा आपको कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? तो ये ग्रुप 13 को बिलोंग करता है।
ठीक है, क्योंकि ग्रुप 13 वाले में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इज एक्स अ मेटल और नॉन मेटल। अच्छा, कह रहे हैं कि जो ये एक्स है ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एक और शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे नहीं कहीं से। ठीक है, तो क्या करेगा ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आसान क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर जाए। तो जो ये एक्स है ये लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के साथ इसका फॉर्मूला बनाना है। तो देखो एक्स है, तो एक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। अच्छा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन पे चार्ज कितना है, -1 का है। ठीक है, तो इनके नंबर्स को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 Br3, तो क्या हो जाएगा x Br3। तो ये इसका ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन इन अ टेबुलर फॉर्म एज ऑब्जर्व्ड इन अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बताना है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, देखो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है या न्यूक्लियस होता है वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाता है। ठीक है, बाइनरी मीन्स 2। ठीक है, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो 2 इक्वल साइज के डॉटर न्यूक्लियाइज में ब्रेक हो जाता है। और मल्टीपल फ्यूजन में जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये 1 से 2 से ज़्यादा में ब्रेक हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा में ये ब्रेक होता है। ठीक है, अच्छा बाइनरी फ्यूजन ओनली वंस, सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, अच्छा, और जो मल्टीपल फ्यूजन है वो रिपीटेडली होता रहता है। ठीक है, रिपीटेडली होता रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स बताने हैं। तो देखो पहला था है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, किस में होता है, अमीबा में। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये होता है स्प्रोगेरा में। ठीक है, नेक्स्ट है रीजेनरेशन, ये होता है प्लानेरिया में। और एक और बडिंग, और बडिंग होता है हाइड्रा में। ठीक है, तो ये 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चॉइस गिवन है, या तो आपको अच्छी तरीके से ये वाला आता तो ये करिए, और अच्छे से ये आता तो ये वाला करिए, लेकिन हम यहाँ पे दोनों के दोनों करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है,
टेकिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ दे सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखो एना एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? दोज ऑर्गन्स which have different basic structural डिज़ाइन। ठीक है, क्या होता है, जो उनका बेसिक डिज़ाइन होता है वो अलग होता है, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, बट हैव सेम फंक्शन। ठीक है, वो एक ही काम करते हैं। जैसे कि आपने बर्ड्स और बैट्स, ठीक है, इन दोनों में क्या होते हैं, इन दोनों में विंग्स होती हैं। ठीक है, दोनों में विंग्स हैं। अच्छा, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन बर्ड्स का जो डिज़ाइन होता है और जो बैट के जो विंग्स का डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। दोनों के जो विंग्स होते हैं वो अलग तरीके से उनका डिज़ाइन होता है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक डिज़ाइन तो अलग होता है, लेकिन काम दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। द सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाई वट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर नॉट देयर मदर। जस्टिफाई। कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन का जो सेक्स है वो फादर पर डिपेंड करता है, ना कि मदर पे। अच्छा, कैसे? देखो, मदर के पास एक्स एक्स है और फादर के पास एक्स वाई है। अच्छा, अगर एक्स मदर से मिलता है और एक्स वाई फादर से मिलता है तो जो चाइल्ड होता है वो गर्ल होती है। ठीक है, अच्छा, मदर से अगर एक्स मिलता है और फादर से अगर वाई मिलता है तो जो चाइल्ड होता है वो बॉय होता है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, फादर पे। क्यों? क्योंकि फादर से ही एक्स या फिर वाई मिलेगा और मदर से क्या है, मदर से सिम खाली एक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस गिवन है, तो पहला ऊपर वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर और वाला तब करते हैं। पहला है, टू मैग्नेट्स आर लाइंग साइड बाई साइड एज शोन। ठीक है, दो मैग्नेट दिए हुए हैं, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन पोल्स पी एंड क्यू। पोल्स पी और क्यू के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो देखो यहाँ पे तो नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती कहाँ से हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्या रहा, वट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाइज। अच्छा, कह रहा है कि पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्लोजनेस क्या बताती है, क्लोजनेस बताती हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। A compass needle is placed near a current carrying wire. State your observation from the following cases and give reason for the same in each case. The magnitude of electric current in the wire is increased. कह रहे हैं एक कंपस निडल है, ठीक है, जिसको एक करंट कैरिंग कॉइल के पास में रख दिया गया, या फिर करंट कैरिंग वायर के पास में रख दिया गया है कंपस निडल को। ठीक है, ये कंपस है, इसको वायर के पास में रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हम इसमें करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो वायर है अगर हम उसमें करंट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा।
तो देखो क्या होगा कि अगर हम वायर में करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके आसपास के एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक निडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं तो मैग्नेटिक निडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, सेकंड है द कंपास निडल इज़ प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अच्छा, कि अगर हमने कंपास निडल को दूर रख दिया, ठीक है, तो दूर रख दिया तो क्या होगा? तो देखो जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो अगर हम वायर निडल को अगर दूर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो क्या होगा? ये कम डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो अगर हमने करंट बढ़ा दी तो मैग्नेट डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर हम कंपास निडल को अगर दूर लेके गए तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है द ह्यूमन बींग्स who look so different from each other in terms of color, size and looks are said to belong to the same species. Why? Justify your answer. ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, लुक्स के होते हैं, और वो तब भी सेम स्पेशीज़ को बिलोंग करते हैं। क्यों? ठीक है, तो देखो उसका कारण है कि डीएनए स्टडीज़, ठीक है, जैसे सेम फैमिली के होंगे, जैसे फादर और उसका जो बेटा होगा उनका डीएनए सेम होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स आर सेम। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? सेम होते हैं। ठीक है, अगला है कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, जो पूर्वज होते हैं वो सेम थे। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें भी ऑप्शन गिवन है, तो सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। स्पेशिएशन, एक्सप्लेन द टर्म स्पेशिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। देखो स्पेशिएशन क्या होता है? इट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ reproductive isolation among one's interbreeding, interbreeding। ठीक है, क्या होता है? इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक या फिर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ बन जाना, किससे? जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही थी उनसे कोई एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ बन जाना, इसको कहते हैं स्पेशिएशन। अच्छा, दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? प्रोसेस विच ब्रिंग्स brings new species of plants and animals। ठीक है, नई स्पीशीज़ बन जाना नेचुरल सिलेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियड टेबल आर शोन बिलो। ठीक है, ए बी सी शो कर रखे हैं, इधर ए है, ये बी है और ये सी है। गिव रीज़न, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एलिमेंट ए इज़ नॉन मेटल। देखो कह रहे हैं कि एलिमेंट ए है, नॉन मेटल है। अच्छा, एलिमेंट ए नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि वो ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, और जो ग्रुप 17 में होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत आसानी से बन जाते हैं वो
नॉन मेटल होते हैं। इस वजह से एलिमेंट ए ये क्या है, एक नॉन मेटल है। अच्छा, सेकंड है एटम ऑफ एलिमेंट सी हैज़ लार्जर साइज देन एटम ऑफ एलिमेंट ए। मतलब सी का जो साइज़ है वो ए से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सी बिलोंग कर रहा है कौन से पीरियड को, 3 को, और ए बिलोंग कर रहा है पीरियड 2 को। और जो 3 वाले होते हैं, जो 3 पीरियड वाले, 3rd पीरियड वाले होते हैं, उनमें 3 शेल्स होती हैं, 3 नंबर ऑफ़ शेल्स होती हैं। और जो 2 पीरियड 2nd पीरियड वाले होते हैं, उनमें नंबर ऑफ़ शेल्स 2 होती हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाती है, जिस वजह से सी का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगला है एलिमेंट बी हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। अच्छा, वैलेंसी 1 है, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। ठीक है, इसी वजह से इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? वैलेंसी भी 1 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द कंपाउंड्स विद द फॉर्मूला C5H12। अच्छा, कह रहे हैं कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स कितने होंगे? अच्छा, इसमें बाकी जगह पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इन जगहों पे हाइड्रोजन। एक तो ये हो गया, दूसरा एक ये, एक कुछ ऐसा। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड पार्ट कह रहा था क्वेश्चन में, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। अच्छा, ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स कौन कौन से थे? एक तो ये था, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वहाँ से हम एक एक बॉन्ड को हटाएंगे और वहाँ पे क्या बना देंगे? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शो कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। सभी जगह पे जहाँ पे भी एक बॉन्ड है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और ठीक, अभी इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2। ठीक है, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2, इनके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये हो जाएंगे, इसके लिए ये हो जाएंगे। कार्बन के शो करना है तो कार्बन के लिए ये 8 हो जाएंगे, इस वाले कार्बन के लिए ये वाले 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी कार्बन्स के हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पार्ट में लेना है। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा वाला ब्रांच चेन है वो आप करेंगे। ठीक है, वो आपके लिए है होमवर्क। नेक्स्ट है हाउ विल यू प्रूव दैट C5H10 एंड C6H12 आर होमोलॉगस। C5H10 और C6H12 होमोलॉगस हैं, कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, होमोलॉगस की प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन का गैप होता है, एक कार्बन का गैप होता है और 2 हाइड्रोजन का। तो देखो यहाँ पे 5 कार्बन थे और यहाँ पे 6 कार्बन थे। कार्बन कितना हुआ? 1 कार्बन। और हाइड्रोजन का गैप कितना है? 2। तो इस वजह से ये क्या है? ये एक होमोलॉगस है। नेक्स्ट है डिफाइन होमोलॉगस सीरीज और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज़ सेम फैमिली के एलिमेंट्स को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, एक ही फैमिली के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज़। जैसे
एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज़ है, एल्कीन एक है, एल्काइन है, ठीक है, अल्कोहल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक होमोलॉगस सीरीज़ हैं। ठीक है, तो एक होमोलॉगस सीरीज़ कौन से होते हैं, ऐसी सीरीज़ जिसमें एक ही जैसे एलिमेंट्स रहते हैं, वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो वो होमोलॉगस सीरीज़ कहलाता है। अगला है लिस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखो क्या है, पहला तो है कि दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉगस कंपाउंड्स के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का गैप होता है। दो कॉन्टिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉगस कंपाउंड्स के बीच में 14 का गैप होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 14 का गैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट थी, तो और भी होती हैं वो आप करिएगा। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एल्कीन। अच्छा, फर्स्ट मेंबर, तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, C2H4, ये होता है ईथीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 reasons for vegetative propagation being practiced in the growth of some type of plants। अच्छा, 4 रीजंस बताने हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फॉलो किया जाता है किस लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो पहला है कि ये चीपर होता है, ठीक है, और ईजियर होता है, रैपिड होता है ये, ठीक है। अच्छा, इससे जो प्लांट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेटर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, और इट रिजल्ट्स इन प्रोपगेशन ऑफ those plants which do not produce viable seed। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी लिखना चाहेंगे वो लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 डिवाइसेस रेटिंग। अच्छा, 2 डिवाइसेस हैं, एक 44 वाट और 220 वोल्ट का है, दूसरा है 11 वाट और 220 वोल्ट का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ 440 वोल्ट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को 440 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। द फ्यूज़ ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइस इज़ लाइकली टू बर्न व्हेन द स्विच इज़ ऑन। अच्छा, दोनों में से किसका फ्यूज़ जल्दी ख़राब होगा, ठीक है, या किसका बर्न होगा जब हम स्विच ऑन करेंगे। तो देखो, जिसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो जल्दी ख़राब होगा। तो हीट देख लेते हैं, हीट ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होती है, तो पहले उसके लिए हमें रेजिस्टेंसेस पता होना चाहिए। तो पहले का पावर V/R, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V²/T। ठीक है, तो दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 2 ये 2 वो डिव अपॉन, पहले के लिए तो है 44, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से गया 20 से या 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए तो रेजिस्टेंस आ गया 1100, ठीक है, 1100 ओम। दूसरे वाले के लिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, सेम इसी तरीके से करेंगे, V²/R, और V कितना है, 220/11, और इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 4400 ओम। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 4400 प्लस 1100, 5500। ठीक है, अच्छा, करंट कितना है, वोल्टेज तो 440 का है और टोटल रेजिस्टेंस 5500 हो गया, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 440/55
500। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो 0.08 एम्पेयर आएगा। अच्छा, पहले वाले में हीट प्रोड्यूस देखते हैं कि पहले वाले में हीट कितनी आएगी। हीट आएगी पहले वाले में I²R। अच्छा, फॉर 1 आवर के लिए यूज़ किए रहेंगे तो टाइम यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। तो रखते हैं वैल्यूज़ 0.08 का स्क्वायर इंटू 1100 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा 7.04 जूल। अच्छा, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में निकालेंगे तो I²RT, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स है तो यहाँ पे हीट भी 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 28.16 जूल। तो दिख रहा होगा आपको कि सेकंड वाले में जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इस वजह से जो सेकंड वाला है वो जल्दी फ्यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, करंट निकालनी इसमें सर्किट में, तो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से करंट जाएगी और ये करंट इधर से फ्लो होते हुए जाएगी और इस वाले पॉइंट पे ये करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये करंट इसमें और इसमें डिवाइड हो रही है तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो इसका तो 4 हो जाएगा और इसका 6, ये दोनों पैरेलल हैं। मैं 1/4 प्लस 1/6 सॉल्व करते हैं, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 24, ये हो जाएगा 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10/24, मतलब R की वैल्यू हो जाएगी 2.4, मतलब ये इन दोनों का रेजिस्टेंस 2.4 हो जाएगा। अच्छा, जो टोटल रेजिस्टेंस है R नेट वो कितना मिलेगा, 3.6 प्लस 2.4 ये वाला और प्लस 3, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 4 6 और 3 9 ओम। और वोल्टेज कितना है, 4.5 वोल्ट। तो I = V/R होता है। V कितना है, 4.5 और रेजिस्टेंस है 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट कितने की होगी, 0.5 एम्पियर की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें एक और है ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो क्या है, ये 6 और ये 4 आपस में सीरीज़ में, तो इनका तो 10 हो जाएगा। 10 और ये 10, यहाँ पे जो 10 आएगा और ये 10 आपस में पैरेलल में, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और ये 7 आपस में अभी, अच्छा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा अभी ना कि ये 7 था और यहाँ से 5 आया था, बना था इसका, तो ये 24 था और ये 5 है, 12 है, नहीं सॉरी 5 है और 7 है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 12। करंट आएगा V I = V/R। V 24 है, R 12 आ रहा है और इसको सॉल्व किया तो 2 एम्पियर। अच्छा, जो ये पूरा सर्किट है, इस सर्किट में करंट कितने की है, 2 एम्पियर की करंट है। ठीक है, 2 एम्पियर की करंट है। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ का रेजिस्टेंस भी 10 है और इस साइड का भी रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, मतलब दोनों साइड का रेजिस्टेंस 10 है।
तो जो ये 2 एम्पेयर की करंट है ये इस पॉइंट पे जाके दोनों ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1 एम्पेयर की इधर जाएगी और 1 एम्पेयर की इधर जाएगी। ठीक है, अब जो ये R3 है इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट है 1, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा V इज टू आई आर, मतलब 6 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एटम ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दिस एलिमेंट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, मेजर कंपोनेंट है एयर का। ठीक, इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक, डायटोमिक है तो कौन सा है ये, नाइट्रोजन है। ठीक है, शो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड शो करना है, तो देखो 2 एटम्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होते हैं भाई। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5। ये क्या करता है, ये अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, तो बॉन्ड क्या बनेगा, इसमें बॉन्ड बनेगा इस तरीके का, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, राइट द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द, किस तरीके का बॉन्ड है, शेयरिंग की वजह से बना हुआ है इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड है, और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी तो कंपलसरी है और ऑप्शन सी में चॉइस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 coils C1 and C2 are wrapped around a non-conducting cylinder। ठीक है, अच्छा ये है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसके बाहर लगा रखी। कॉइल C1 इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड की, एंड C2 विद अ गैल्वेनोमीटर, C2 को गैल्वेनोमीटर से लगा रखा है, C1 कॉइल को बैटरी और की के साथ कनेक्ट कर रखा है। ऑन प्रेसिंग द की करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, अच्छा C1 के थ्रू करंट फ्लो करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर। अच्छा गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, व्हेन की इज़ प्रेस्ड, अच्छा जब की को प्रेस करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, देखो जब हम इस की को प्रेस करेंगे इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले कॉइल का, कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके थ्रू भी जाएगा और यहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस वाले कॉइल में आएगी इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट आएगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा सेकंड पे, व्हेन द करंट इन द कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो जो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, मतलब अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, अगला है व्हेन द करंट इज पास्ड कंटिन्यूसली थ्रू द कॉइल 1। अच्छा अभी जो कॉइल 1 है इसमें कंटिन्यूसली करंट पास हो रहा है, तो कंटिन्यूसली पास होगा तो जो ये गैल्वेनोमीटर है ये कंटिन्यूसली डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इसमें, नेम एंड स्टेट द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मूव तो नहीं करवाया लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। तो अगर हम कंडक्टर को मूव कराएं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, और इस फिनोमेना को ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
A scientist cross pea bred tall pea plant and a pure bred dwarf pea plant. He will get pea plants of F1 generation. If now self cross the pea plant of F2 generation is done, then we obtain the pea plant of F2 generation. State the type of plants not found in F2 generation but appeared in F2 generation, mentioning the reason for that. Okay. अच्छा, तो ए का है इन F1 जनरेशन dwarf trait is a recessive trait which was not expressed. ठीक है. After self pollination, the recessive trait gets expressed in F2 जनरेशन. ठीक है. अच्छा, बी पार्ट है स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू द ड्वार्फ प्लांट. तो रेशियो होगा इसका 3:1. एंड अगला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए का फुल फॉर्म लिखना है. तो डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक्स लाइक. तो इसका सी पार्ट है ऑल प्लांट्स of F1 generation will be tall. ठीक है. कैसे होंगे? टॉल होंगे. अच्छा, यहाँ पे इसमें ऑप्शन गिवन है, तो सी वाले पार्ट में ऑप्शन था, तो इसके ऑप्शन को भी कर लेते हैं. हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पेशीज प्रोमोट सर्वाइवल. ठीक है. तो देखो क्या है, वेरिएशन promote the survival only when a species wants to allow by itself. For survive to continuous changing environment and conditions during variation different species gets different advantages. ठीक है. एडवांटेजेस. ठीक. तो ये पूरा एक सैम्पल पेपर था. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.